अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 देखेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए, फोर्स के घुमाने के असरात। चैप्टर का नेम जो बेसिकली था वो बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ही था कि आप फोर्स को किस तरह से यूज करते हैं चीज़ों को घुमाने के लिए। चीज़ों को घुमाने का मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ सीधी लाइन में जा रही है तो उसके पाथ को चेंज करवा के सर्कल में की तरफ ले जाना, घुमा देना, ठीक है, टर्न करवा देना। तो कहते हैं हम देखेंगे कि फोर्स किस तरह से चीज़ों को रास्ता चेंज करती है, उनके पाथ को टर्न करवा देती है, उनको सर्कल में मूव करवा सकती है, ठीक है, घुमा सकती है किसी एक चीज़ के। कहते हैं अभी तक हमने ये पढ़ा है कि फोर्स, मजमूई फोर्स किसी शय में एक्सेलरेशन पैदा करके इसकी सीधी हरकत पर असरअंदाज होती है। मैंने यही बात की है कि हमें ये पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव कर रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, उसका पाथ चेंज करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ठोस चीज़ें घूम भी सकती हैं। कहते हैं हमें पता है कि जो ठोस चीज़ होती है वो घूम भी सकती हैं। सीधी लाइन जा रही होगी कोई बॉल या कोई भी चीज़, तो आप उसको सर्कल में मूव करवा सकते हो। इसलिए हमें किसी अपने तस्वर को फोर्स के घुमाने के असर तक बढ़ाना होगा। इसलिए कहते हैं हमने सिर्फ यहाँ पे ये नहीं पढ़ना कि चीज़ें एक सीधी लाइन में ही जा रही हैं, सीधी सीधी मूव कर रही हैं, बल्कि हमने ऐसे केसेस भी पढ़ने हैं कि जिसमें चीज़ें सीधी ना मूव कर रही हों, बल्कि वो क्या कर रही हों, वो घूम भी रही हों, वो सर्कल में भी मूव कर रही हों। जब हम कोई दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स दरवाजे को इसके कब्जों के गिर्द घुमाती है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल दी जाए ये डोर की, कि आपके पास ये डोर है, यहाँ पे कब्जे लगे होते हैं, ये यहाँ से ना अटैच हुआ होता है, ये बंद है, आप इसको खोलते हो, बाहर की तरफ फोर्स लगाते हो, तो अब ये डोर क्या है, ये घूम रहा है, बाहर की तरफ खुल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये घूमने का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ खुल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा रहा ना, ये तो घूम रहा है ऐसे हमारे पास। तो कहते हैं आप बेसिकली उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हो, उसको घुमा रहे होते हो, उसके कब्जों के गिर्द घुमा रहे होते हो, ठीक है। इस फोर्स के घुमाने का असर कहा जाता है, इसको हम कहते हैं कि फोर्स क्या कर रही है, चीज़ों को घुमा रही है, ठीक है। इसी तरह जब हम पानी की टूटी खोलते हैं, पानी की टूटी खोलने की एग्जांपल अगर आपको हम दिखाएं तो फॉर एग्जाम्पल जब आपने टैब खोलनी हो तो आप क्या करते हो, ये ऊपर वाली इसको टूटी को घुमाते हो, फोर्स लगा के इसको घुमा रहे होते हो और पानी आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसको घुमा रहे हो, ठीक है। फोर्स को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो, घुमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आई फोर्स के घुमाने का असर मुताला करते हैं, चंद हम इस्लाहात की तारीफ करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि आप फोर्स को चीज़ों को घुमाने के लिए भी इस्तेमाल करते हो। जैसे दरवाज़ा खोलते हो तो वो बाहर की तरफ घूम के खुलता है, आप टूटी खोलते हो तो टूटी की टैब को ऊपर से घुमाते हो, ठीक है। तो आप फोर्सेस को चीज़ों को घुमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसको जस्ट रीड आउट कर दीजिएगा। कहते हैं अगर किसी जिस्म पर फोर्स लगने के बावजूद इसके कोई से दो नुकात के दरमियान फासला रहता है तो इसे जिस्म को ठोस कहते हैं। ये हमारे पास एक ठोस जिस्म की डेफिनेशन है जो आप याद करेंगे। ठोस जिस्म होता क्या है? कहते हैं अगर कोई ठोस जिस्म है, आप उसको घुमाते हो तो उसके दो नुकात के दरमियान का फासला वही रहता है, तो इस जिस्म को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक जिस्म है जिसमें मैंने दो नुक्ते ले लिए, एक नुक्ता ए लिया, एक नुक्ता बी लिया। मैं क्या करती हूँ, इसको ना इस पॉइंट से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के ना इसको घुमाती हूँ, ठीक है। आप क्या करें, इसको जब पकड़ के यहाँ से इसको सर्कल में घुमाते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं, तो आपने देखा होगा जब ये रोटेट करेगा तो ये वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा। अब ये नुक्ते तो यहाँ पे ही रहेंगे, जहां पे पहले वो दो पॉइंट्स है वो बाद में वही है। तो कहते हैं अगर दो नुक्ते वही अपनी जगह पे रहते हैं, उनका फासला वही रहता है, तो ये जिस्म कौन सा है, ये ठोस जिस्म है, ठीक है। तो कहते हैं घूमते हुए जिस्म के तमाम ज़रात फिक्स दायरों में घूमते हैं। कहते हैं जब आप इसको घूमते हो सिर्फ ये नुक्ते नहीं, इसके अलावा कोई सा भी नुक्ता आप यहाँ पे ले ले, यहाँ पे ले ले, वो सारे क्या करेंगे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट के साथ घूमेंगे, लेकिन जब वो वापस अपनी जगह पे आएगा तो वो नुक्ते उसी जगह पे होंगे, उनके दरमियान का जो डिफरेंस है ख़त्म नहीं होगा। और जब ये जिस्म घूमता है ना, इसका अपना एक दायरा बनता है, इसका अपना एक दायरा बनता है, हर नुक्ते का अपना एक दायरा बनता है, ठीक है। जैसा कि शक्ल 4.3 में दिखाया गया। अच्छा ये देखें ना, अगर मैं ये बात करूं, जब ये घूमता है तो ए वाला जो थोड़ा सा आगे की तरफ नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा पास है इस पॉइंट के, ये दूर है। जब ये घूमेगा तो इसका सर्कल भी बड़ा होगा, और जब ये घूमेगा इसका सर्कल छोटा होगा। अगर ये घूमेगा तो सर्कल इसका इससे भी छोटा होगा। तो हमारे पास हर नुक्ते का अपना एक दायरा होता है, ठीक है। तो वो फिक्स्ड दायरों में घूमते हैं। तमाम ज़रात जो है वो किस में घूमते हैं, फिक्स्ड दायरों में। गोल उनके जो सर्कल्स होते हैं हर किसी का अपना होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है वो नुक्ता कितनी दूर है। अगर मैं यहाँ पे कोई नुक्ता ले लेती तो इसका दायरा तो और छोटा होता, ये दायरा मेरे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाता, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो हर नुक्ते का अपना फिक्स दायरा होता है। कहते हैं इन दायरे के मरकज को मिलाने वाली लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन या महवर कहलाती है। कहते हैं अब ये जो दायरा इसका बड़ा है, इसका छोटा है, लेकिन इन सबको जो सेंटर, दायरे का जो सेंटर होता है, उनको जो हम लाइन में लाती है ना, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। या वो पॉइंट है जिसके गिर्द ये
नुक्ते घूम रहे होते हैं उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई है कि हाँ, इनके पास अगर कोई जिस्म ठोस जिस्म घूमता है तो उसके हर नुक्ता जो है फिक्स दायरों के गिर्द घूमता है, और इन दायरों को जो मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन जो होती है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वैसे उसको भी कहते हैं, ऐसा पॉइंट होता है जिसके गिर्द कोई भी जिस्म घूमता है। ठीक है, अगर ये मेरे पास पॉइंट में यहाँ से पकड़ के मैं इस ऑब्जेक्ट को घुमाती हूँ तो ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, या तो इस फॉर्म में डिफाइन कर दें या फिर इसको कह दें वो पॉइंट जिसके गिर्द कोई भी जिस्म जो है वो घूमती है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मजीद एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्लैरिटी बाद में भी साथ साथ आती जाएगी। कहते हैं इस शक्ल में ये ओ जी है, मतलब ये वो लाइन है जिस जो इन दायरों के सेंटर से गुजरी है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया, ओ जी से किया। आइए हम किसी फोर्स के घुमाने का असर मुशाहिदा एक सरगर्मी से करते हैं। कहते हैं एक और हम मुशाहिदा करते हैं जिसमें हम चीज़ों को घुमा रहे हैं, मतलब मूव करवा रहे हैं ऊपर नीचे। कहते हैं ये मेरे पास एक डायग्राम है सीसा की। ठीक है, सीसा जो बच्चे अक्सर पार्क वगैरह में करते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके गिर्द इसको अटैच किया होता है। यहाँ पे दो पर्सन बैठ सकते हैं, एक बच्चा इधर बैठ सकता है, एक बच्चा इधर बैठ सकता है। कहते हैं स्टार्टिंग में क्या करें कि आपके पास, अगर मैं ये सी सा कंसीडर कर रही हूँ, तो आपके पास क्या है कि ये देखिए, अगर ये बच्चे बैठे हुए हैं, एक साइड पे एक हेल्दी पर्सन है, बच्चा बैठा हुआ है, एक साइड पे एक लाइटर वेट, मतलब हल्का वजन जिसका कम है, जिसका वेट कम है, वो बैठा हुआ है। तो जहां पे वो वजन ज्यादा होगा वो वहां से नीचे बैठ जाएगा और दूसरी साइड से वो ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ भी यही बात कर रहे हैं कि आप क्या करें, टीचर अपनी क्लास के बच्चों को खेलने के लिए मैदान में ले जाए जहाँ पे सीसा मौजूद हो, मतलब किसी ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे सीसा मौजूद हो। एक हल्के बच्चे को बाईं तरफ, एक भारी बच्चे को सीसा के दाएं तरफ बिठा दे। कहते हैं एक बच्चे को हल्के को इधर बिठा दे, भारी बच्चे को इधर बिठा दे। तो जब बिठा दोगे क्या होगा, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड जहां से वो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ये नीचे की तरफ हो जाएगा। मेंबर से दोनों फासला और बच्चों का फासला बराबर था। ये वो पॉइंट था जब दोनों इक्वल यहाँ पे एजेस पे बैठे हुए थे, दोनों एक साइड पे बैठे हुए थे कॉर्नर पे। यहाँ पे भारी बच्चा बैठा हुआ था, मोटा ताजा, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये फॉर एग्जाम्पल कोई मोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। यहाँ पे दूसरी साइड पे लाइटर वेट बच्चा बैठा हुआ है। ठीक, तो जब जो हल्का था उस साइड से फिर क्या होगा, ये सीसा ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ये इनबैलेंस हो जाएगा, जैसे मैंने इनबैलेंस ही आपको दिखाया है इस फिगर में, कि जिस साइड पे हल्का बच्चा बैठा होगा उस साइड से वो ऊपर उठ जाएगा, दूसरी साइड पे वो नीचे हो जाएगा। कहते हैं हर बच्चा अपने वजन के बराबर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। अब ये भारी बच्चा था तो इसके वजन की फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा थी, इसकी कम थी, तो ये ऊपर की तरफ उठ गया। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल में दिखाया कि जिस ये दोनों नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे थे, भारी बच्चे की फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा थी तो वो नीचे की तरफ झुक गया, जो कम वजन था जिसका उसकी फोर्स कम थी तो वो ऊपर की तरफ उठ गया। कहते हैं क्या भारी बच्चा नीचे झुक जाता है? हाँ, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है। मैंने यही बात की कि जो भारी बच्चा होता है उसके वजन की फोर्स ज्यादा होती है, इसलिए वो नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर की तरफ उठ जाता है। कहते हैं अब उस तजर्बा थोड़ा चेंज करो। क्या करो, जो भारी बच्चा था ना उसको थोड़ा आगे कर दो। पहले वो कॉर्नर पे बैठा था, आप उसको थोड़ा आगे कर दो। अब थोड़ा आगे कर दिया तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, और ये बच्चा थोड़ा दूर और हो गया तो ये डिस्टेंस इसका ज्यादा हो गया। कहते हैं अब इस सारी सिचुएशन में बताओ क्या इफेक्ट आएगा। आपने मोटे बच्चे को थोड़ा आगे कर दिया, डिस्टेंस उसका सेंटर से कम कर दिया, तो याद रखिएगा अब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब कोई भी ऊपर नहीं उठेगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा। इसमें फर्क क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया लेकिन वजन ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, वजन कम है, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करवा दिया। कोई ना कोई चीज इसकी डिस्टेंस ज्यादा था, मोमेंट आर्म ज्यादा था, इसका वेट ज्यादा था, लेकिन ओवरऑल दोनों क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सीसा मुखालिफ सिमत में झुक जाता है, बल्कि हल्का बच्चा नीचे झुक जाता है। इससे जाहिर होता है कि किसी फोर्स, इसका मतलब है, कहते हैं जैसे आप इसको आगे करोगे, मतलब डिस्टेंस कम करोगे, तो हल्का बच्चा नीचे आ जाएगा, मतलब ये बैलेंस हो जाएगा। कहते हैं इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका घूमना फोर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा था, वो इस डिस्टेंस के ऊपर भी उसका असर था। मैंने डिस्टेंस कम किया, मोटे बच्चे को थोड़ा आगे किया, तो वो नॉर्मल हो गया, वो नीचे आ गया। अब दोनों बैलेंस हो गए। तो इसका मतलब है वो सिर्फ वजन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो इससे डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि फोर्स के घुमाने का असर सिर्फ फोर्स की कीमत पे, फोर्स की वजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके लोकेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। पहले जब ये मोटा बच्चा एंड पॉइंट पे था तो ये ऊपर उठ गया था, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा आगे कर दिया, डिस्टेंस इसका सेंटर से कम कर दिया, अब वो नॉर्मल हो गया, वो नीचे आ गया।
तो मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड मिकदार नहीं देख रहे, बल्कि उसके देख भी रहे हैं कहाँ पे लगा रहे हैं। डिस्टेंस मैंने आप उसका ये काम कर दिया, लोकेशन देख रहे हैं, तो हम वो लोकेशन देखते हैं जहाँ पे हम अमल कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही इसका घुमाने का असर ज्यादा होगा। ठीक है, कहते हैं दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक फोर्स के ऊपर हमारे पास घुमाने का असर कर रहा है और दूसरा उसकी लोकेशन के ऊपर। अलावा इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का आमुदी फासला जितना ज्यादा होगा इतना इसका घुमाने का असर ज्यादा होगा। तो दो चीजों के ऊपर हम कहते हैं फोर्स के घुमाने का असर होता है। एक तो फोर्स के मिकदार कितनी है, मतलब इस बच्चे का वजन कितना था। दूसरा कि हमारे पास इस पॉइंट से सेंटर से डिस्टेंस कितना था। जी, जब डिस्टेंस ज्यादा था तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा थी, वो ज्यादा घुमा रही थी, उसको नीचे की तरफ ज्यादा रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही दूसरा उसका सेंटर से डिस्टेंस मैटर कर रहा है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना उसका घुमाने का असर भी ज्यादा होगा, और दूसरा जितनी फोर्स की मिकदार ज्यादा होगी उसका असर भी जितना उतना ज्यादा होगा। कोई एक चीज काम कर दोगे घुमाने का असर कम हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे पहले केस में क्या था, वो कॉर्नर पे था तो डिस्टेंस भी ज्यादा था, फोर्स भी ज्यादा थी, तो दूसरे को इजीली ऊपर की तरफ घुमा रहा था, मतलब ऊपर वाला आराम से ऊपर की तरफ उठ गया था दूसरे वाला। लेकिन जैसे ही आपने डिस्टेंस कम किया, उसको थोड़ा आगे ले गए, अब उसका घुमाने का असर कम हो गया। तो घुमाने का असर जो है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स की मिकदार कितनी है, दूसरा उसका सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है जिस पॉइंट के इर्द गिर्द वो घूम रहे हो। इस पॉइंट के गिर्द ये तख्ता ऊपर नीचे उठता है ना, तो हम कहते हैं दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है। ये दो चीजें डिपेंड करती हैं इनके ऊपर कि फोर्स कितना घुमाएगी। आगे हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, तो यहाँ पे बच्चे ये याद रखिएगा, ये एक पॉइंट बन गया है कि फोर्स किसी चीज को कितना घुमा सकती है वो डिपेंड करती है कि फोर्स की मिकदार कितनी है, और दूसरा उसका फासला कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं हमारे पास लाइन, वो लाइन जिसके साथ फोर्स अमल कर रही होती है, इससे फोर्स की अमल की लाइन कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन हमारे पास फोर्स की लाइन के अमल क्या होती है, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। जिस डायरेक्शन में या जिस लाइन के अलोंग कोई फोर्स अमल कर रही होती है उसको क्या कहते हैं, लाइन, फोर्स के अमल की लाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे वेट फोर्स हमेशा किस तरफ अमल करती है, नीचे की तरफ होती है ना। तो अगर नीचे की तरफ वेट फोर्स अमल कर रही है तो जो लाइन ऑफ फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी। तो बेसिकली लाइन ऑफ फोर्स या फोर्स के अमल करने की लाइन आपको बता रही होती है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसकी वजन की फोर्स भी नीचे की तरफ है तो इसके फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, नीचे होगी, या फोर्स की जो लाइन होगी वो भी क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। ये उसकी डेफिनेशन है। कहते किसी फोर्स के अमल करने की लाइन का एक्सिस ऑफ रोटेशन से अमूदी फासला मोमेंट आर्म या सिर्फ मोमेंट आर्म कहलाता है। फोर्स का मोमेंट आर्म या सिर्फ मोमेंट आर्म। आमुदी फासला क्या है बच्चे, ये देखें, अगर इस केस में मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इस बच्चे की जो वेट फोर्स है वो किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ, मतलब जो लाइन है फोर्स की वो किस तरफ है, नीचे की तरफ। इस सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस है। अब फोर्स नीचे की तरफ है, इसका डिस्टेंस ये है। अब दोनों के दरमियान एंगल कितना, 90 डिग्री है। अगर किसी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा ना बच्चे, उसको एक दूसरे का अमूद भी बोला जाता है। तो अगर ये लाइन जो है वो फोर्स के अमूद पे है, मतलब इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस डिस्टेंस को आप क्या नाम देते हो, मोमेंट आर्म। रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके पास ये फॉर एग्जांपल पर्सन है, बच्चा है, इसका वेट वजन नीचे की तरफ है, तो फोर्स की लाइन जो है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ। अब ये डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये है, इस लाइन के दरमियान और ये जो नीचे की तरफ लाइन है इसके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर किसी के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो उसको अमूद बोला जाता है। अब ये डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो अमुदन है ना फोर्स के, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, अगर फोर्स के अमल करने की लाइन, मतलब जहाँ पे फोर्स अमल कर रही है यहाँ पे नीचे की तरफ थी, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से अमुदी फासला, ये जो फासला है अगर इस फोर्स के अमुदी है, मतलब इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस फासले को आप क्या बोलोगे, मोमेंट आर्म बोलोगे, या सिर्फ फोर्स का मोमेंट आर्म या फिर सिर्फ मोमेंट आर्म। तो ये एक डेफिनेशन है मोमेंट आर्म की। ठीक है, कहते हैं दोनों बच्चों के मोमेंट आर्म ऊपर दी गई शक्ल में दिखाए गए हैं। वो यहाँ पे यही बात करें, इस शक्ल में देखें, इसके वजन नीचे की तरफ था, ये डिस्टेंस के साथ एंगल 90 डिग्री बना रहा था। अगर इस बच्चे की तरफ देखें तो इसका भी वजन किस तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, वजन नीचे की तरफ है, और ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बना रहा है, फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस फोर्स के मुद्दी नहीं है,
इसलिए इस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, मोमेंट आर्म। इस डिस्टेंस को भी क्या बोला जाएगा, मोमेंट आर्म। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस की लाइन के साथ क्या है, अमूद है, मतलब उनके साथ 90 का एंगल बना रही है। कहते हैं फोर्स के घुमाने का असर मुशाहिदा करने के लिए और भी बहुत सी मिसालें हैं। तो ये तो हमने एक आधी मिसाल देखी, इसमें आपने याद क्या करना है, इसमें पहला ये बात करना है फोर्स का जो घुमाने का असर है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट क्वेश्चन है। फोर्स के अमल की लाइन किसको कहा जाता है, मोमेंट आर्म किसको कहते हैं, या फोर्स का मोमेंट आर्म किसको कहते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिंपल डेफिनेशन कहा जाए तो वो पॉइंट जिसके इर्द गिर्द जिस्म घूमते हैं। जैसे ये पॉइंट था, इसके इर्द गिर्द कभी ये तख्ता ऊपर चला जाता है, कभी ये नीचे आ जाता है, तो वो पॉइंट जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो घूमते हैं। इसके अलावा ठोस जिस्म किससे कहते हैं कि अगर कोई जिस्म घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए या उसके पॉइंट्स के दरमियान का फासला चेंज ना हो, जैसे ये घूम रहा है, इसके 2 पॉइंट्स ले लूँ, ये वाला पॉइंट ले लूँ, ये वाला पॉइंट ले लूँ। जब ये बच्चा एंड पे था तो ये ऊपर उठ गया था, लेकिन जब ये वापस आता है तो इन पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होता ना, इसको ठोस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठोस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, तो ये इस सारे पैसेज में आप छोटी छोटी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं फोर्स के घुमाने के असर के लिए मुशाहिदा और भी मसाले करते हैं, उसको देखते हैं। कहते हैं हमारे पास, अब हम दरवाजे की एग्जाम्पल को दोबारा से लेते हैं। कहते हैं किसी दरवाजे को कब्जे के करीब से धकेल कर खोलना मुश्किल है। कहते हैं ये फॉर एग्जाम्पल दरवाजा है, इसके कब्जे बच्चे इस एंड पे लगे होते हैं, जिसके जरिए ना इसको इसके साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, कहते हैं अगर मैंने इसको हाथ के जरिए यहाँ से पकड़ के पुश करूँ, यहाँ पे फोर्स लगाऊं, यहाँ से इसको खोलूं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसको हैंडल से पकड़ के खोलना है बाहर या अंदर की तरफ, तो उसको आसान होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे अगर फोर्स लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, मोमेंट आर्म ज़्यादा है। और हमने पढ़ा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स का घुमाने का असर ज़्यादा होगा, वो इजीली घूम जाएगा, वो बाहर की तरफ भी खुल जाएगा, अंदर की तरफ भी खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से उसके पास से कब्जों के पास से फोर्स लगाऊंगी तो डिस्टेंस कम है, फोर्स के घुमाने का इतना ज़्यादा असर नहीं है, तो वो आराम से नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, यही वजह है कि दरवाज़ों खिड़कियों के हैंडल कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। इसलिए दूर लगाए जाते हैं क्योंकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स के घुमाने का असर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने ये भी लाइन में ये बताया है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला जितना ज़्यादा होगा फोर्स का घुमाने का असर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है ना, इसके गिर्द दरवाज़ा बाहर की तरफ खुल रहा होता है या अंदर की तरफ, तो आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा उसको खोलना आसान होगा। इसी तरह से कहते हैं ये पेचकस है आपके पास, इसको भी आप रेंच भी इसको बोल देते हैं बेसिकली, इसके जरिए, सॉरी रेंच बोलते हैं, पेचकस नहीं बोलते, इसको रेंच बोलते हैं। ठीक है, इसको भी कहते हैं अगर आपने किसी नट वगैरह को खोलना है ना, तो अगर तो मैं यहाँ से पकड़ के, इसके पास से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के उसको घुमाती हूँ तो इसको घुमाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से इसके यहाँ से पकड़ के घुमा रहे होते हैं ना, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ पे फोर्स अगर आप लगा रहे हो तो डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाती हूँ तो इस केस में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा नहीं है। और हमने पढ़ा है डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का घुमाने का असर उतना ज़्यादा होगा। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं इसी तरह दरवाज़ा खोलना या बंद करना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर किसी नट को रेंच से खोलने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़े तो आप इसे नट के करीब से पकड़े, मतलब बी की बजाय नुक्ता ए से। कहते हैं अगर यहाँ पे नज़दीक से पकड़ोगे तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको घुमाने के लिए, लेकिन अगर दूर से पकड़ोगे तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। दूर से पकड़ने का मतलब क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स का घुमाने का असर भी ज़्यादा होगा, तो वो इजीली खुल जाएगा। आगे हमारे पास एक और छोटी सी डेफिनेशन है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो ये लदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं किसी फोर्स के घुमाने के असर की पैमाइश एक ऐसी मिकदार से की जाती है जिसे मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क कहते हैं। बेसिकली फोर्स किसी चीज को कितना घुमाती है उसकी पैमाइश के को ही आप टार्क बोलते हो, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हो। घुमाने के असर को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हो। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ फोर्स की, कि फोर्स किसी जिस्म को जितना घुमाती है उसके मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, या उसको टॉर्क भी बोला जाता है। ये दोनों तरह से डिफाइन आ जाता है, डेफिनेशन लिखें या डिफाइन करें या तारीफ करें मोमेंट ऑफ फोर्स की या टॉर्क की, कि फोर्स किसी जिस्म को जितना घुमाएगी उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो ये कहते हैं घुमाने के असर की पैमाइश को। अब इसको लिखते कैसे हैं, किसी फोर्स का मोमेंट या घुमाने का असर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक फोर्स के ऊपर और दूसरा किसके ऊपर, इसके मोमेंट आर्म के ऊपर। हमने पढ़ा है ना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स का घुमाने का असर उतना ज़्यादा होगा। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, फोर्स के ऊपर। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक डिस्टेंस के ऊपर, दूसरा फोर्स के ऊपर। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको बच्चे जो फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको टॉर्क भी बोलते हैं। टॉर्क बच्चे ये वाला सिंबल होता है, टॉ बोलते हैं इसको।
प्रोडक्ट होता है फोर्स का और ये डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जहां से फोर्स लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से पकड़ के ना मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करती हूँ, घुमाती हूँ, सर्कल में घुमाती हूँ, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यहाँ ये वाला जहां से मैं उसको पकड़ रही हूँ, फोर्स किस तरफ लगा रही हूँ, ऊपर की तरफ, तो ये लाइन ऑफ फोर्स ये है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस आपके पास क्या है, मोमेंट आर्म है। अब ये डिस्टेंस हमारे पास इस फोर्स के परपेंडिकुलर है ना, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, मोमेंट आर्म है, इसको एल से लिखा जाता है। ये प्रोडक्ट होगा टॉर्क किस किस का, फोर्स का और मोमेंट आर्म का। तो कहते हैं जो टॉर्क होता है ना उसको टॉर्क सिंबल से लिखा जाता है। एल हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म है। शक्ल यही बात करें, इस शक्ल में आपके पास फोर्स क्या कर रही है, आर के अमुदर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है फोर्स है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसलिए इसको मोमेंट आर्म बोला जाता है। याद रखिएगा फोर्स के अमल करने वाली लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजरे तो फोर्स का टॉर्क सिफर होगा, क्योंकि इसका मोमेंट आर्म सिफर हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, कहते हैं अगर आप फोर्स डायरेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगाओगे ना तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, घूमेगा नहीं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसको इसके गिर्द घूमना है ना, घुमाना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये पॉइंट है, इसके गिर्द यहाँ से मैं इसको पकड़ के ना यहाँ पर ही फोर्स लगा दूँ, बच्चे ये तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ नहीं लेके चला जाएगा, उसको घुमाएगा तो नहीं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर के ऊपर या एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो पॉइंट जिसके गिर्द उसको घुमाना चाह रहे हो, डायरेक्ट उसी पे ही फोर्स लगा देते हो तो वो उसको सर्कल में नहीं मूव कर पाता। हाँ, उसको ऊपर नीचे जरूर लेके जा सकते हैं सीधी लाइन में। आपको क्या करना पड़ेगा, जिस सेंटर के गिर्द ऑब्जेक्ट को घुमाना चाह रहे हो उससे डिस्टेंस, थोड़े फासले के ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है। मतलब ये फासला होगा, मोमेंट आर्म होगा, तब टॉर्क होगा। तो अगर ये फासला ही नहीं होगा तो एल की जगह मैं जीरो लिख दूंगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई सी भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई एक बुक है, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के घुमाना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, किसी फासले पे फोर्स लगाऊंगी, या यहाँ पे या यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स लगा देती हूँ ना तो इसको अलोंग स्ट्रेट लाइन लेके चलेगा, या तो ऊपर लेके चला जाएगा, फोर्स नीचे लगाऊंगी तो नीचे लेके चला जाएगा, इसको घुमाएगा नहीं। क्योंकि घुमाने के लिए, टॉर्क के लिए जरूरी क्या है, आप उस पॉइंट से जहां उस जिसके गिर्द उसको घुमाना चाह रहे हो उससे थोड़ा फासले पर फोर्स लगाओ, ठीक है। तो फासले पर फोर्स लगाओगे तो टॉर्क होगी, वरना टॉर्क नहीं होगी। अगर फोर्स किसी चीज को एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज घुमाती है तो इसे मुस्बत टॉर्क कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, मुस्बत टॉर्क कब होता है और मनफी टॉर्क कब। कहते हैं अगर जो कोई भी चीज जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो टॉर्क हमारे पास मनफी होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो टॉर्क क्या होगा, मुस्बत होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, इसके गिर्द घूम रही है, क्लॉक किस तरफ मूव करता है बच्चे, घड़ी किस तरफ चलती है, घड़ी हमारे पास इस तरफ चलती है, 1 2 3, ये इस तरह से काउंटिंग होती है, ठीक है। ये काउंटिंग है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 12 6। अगर घड़ी कोई ऑब्जेक्ट जो है ना इस डायरेक्शन में मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज होगी। अगर इसके उल्टा चलेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको क्या करती हूँ, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही हूँ तो ये किस तरफ रोटेट कर रही है, ये घड़ी के ऑपोजिट नहीं चल रही, ठीक है। ये घड़ी नीचे की तरफ चलती है तो ये घड़ी के ऑपोजिट रोटेट कर रहा है, तो हम कहते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप क्या लेते हो, मुस्बत लेते हो। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई कर तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फिर नीचे की तरफ रोटेट नहीं करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। अब ये घड़ी बिल्कुल ऐसे ही नहीं चलती, ऐसे ही चल रही होती है, तो ये क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज टॉर्क को आप क्या लोगे, मनफी लोगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात कर रहा है कि साइन कन्वेंशन हम लेते हैं कि जब भी कोई जिस्म जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हमारे पास टॉर्क क्या होता है, मुस्बत होता है। क्लॉकवाइज होगा तो वो मनफी होगा। और टॉर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। बच्चे ये देखें, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ये डिस्टेंस है ना बेसिकली, मोमेंट मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। तो इसका ये यूनिट होता है। कहते हैं हमेशा याद रखिएगा टॉर्क के लिए जरूरी क्या है, एक तो आपके पास फोर्स हो, दूसरा आपके पास क्या हो, मोमेंट आर्म हो। मतलब क्या है कि आपके पास फोर्स किसी पॉइंट पे लग रही हो और फोर्स की लाइन के दरमियान और जो डिस्टेंस है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रही है, उस डिस्टेंस के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, अमूद होने चाहिए, मोमेंट आर्म हो, ठीक है। परपेंडिकुलर होंगे तो बच्चे इसको मोमेंट आर्म बोलते हैं इस डिस्टेंस को। कहते हैं अगर दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो टॉर्क होगा, वरना नहीं होगा। कहते कुछ सूरतों में आपके पास एंगल 90 डिग्री नहीं होता, फिर क्या करेंगे। कहते हैं कई सूरतों में हमारे पास क्या होता है,
एक्सिस से नुक्ता पी जहाँ फोर्स लग रही होती है को मिलाने वाली फोर्स पर आमूद नहीं होती। कहते हैं कुछ पॉइंट में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है ना वहां से उस पॉइंट तक जहाँ पे फोर्स लग रही होती है वो डिस्टेंस फोर्स के आमूद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द आप क्या करना चाह रहे हो, जिसम को घुमाना चाह रहे हो, ये इसका सेंटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द मैंने घुमाना है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रही है और फोर्स मेरे पास इस डायरेक्शन में लगाई हुई है, सीधी नहीं है। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री तो नहीं है ना, चाहिए अमूद तो नहीं है। तो कहते हैं इस केस में फोर्स क्या है, डिस्टेंस के अमूद नहीं है। फिर क्या करेंगे, उस केस में क्या लगेगा, आपके पास कुछ फोर्स होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पहले फिगर 4.7 ये है कि आपके पास ये डिस्टेंस है, ये सेंटर है, आपके पास ये वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रही है, लेकिन फोर्स आपके पास वो किसी एंगल पे दे रहा है, सीधी नहीं दे रहा। आपके पास अब ये क्या कह रहा है कि कहते हैं ये डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं है। कहते हैं फिर इस सिचुएशन में क्या करो, आप क्या करो, ये जो डिस्टेंस की लाइन है ना थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा ड्रॉ करो। एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया मतलब ये बिल्कुल क्या बता रहा है कि ये मेरे पास डिस्टेंस की लाइन इस पॉइंट में से गुजरी है। कहते हैं अगर फोर्स के दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान ये देखिए एंगल 90 डिग्री नहीं है, फिर क्या करो, जो फोर्स है ना उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। आप क्या करते हो, उसके एंड पॉइंट से ना एक सीधी लाइन, एक टेंजेंट नीचे की तरफ फेंकते हो, ये सीधी लाइन आपने फेंकी, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया। अब बच्चे ये जो है ना ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है। बच्चे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हैं ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई कंपोनेंट बोलते हैं, एफ वाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये एफ वाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करूं, अगर ये डिस्टेंस मेरे पास एफ वाई है तो ये भी क्या होगा, ये भी एफ वाई नहीं होगा, इसी के इक्वल मैंने लेंथ ड्रॉ कर ली है। अब ये फोर्स, ये वाला कंपोनेंट जो फोर्स था का था एफ वाई है ये वाला, अब इसके दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में हमने किया क्या है बेसिकली कि अगर जो डिस्टेंस की लाइन थी और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं है तो आप फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हो। आप क्या करोगे, फोर्स के एंड पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचोगे। अब ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना बच्चे, ये वाली वर्टिकल लाइन, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं कि ये फोर्स का वाई कंपोनेंट होगा। अब जितनी इसकी लेंथ है वही लेंथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इसका मतलब है ये जो लाइन है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। बच्चे जहाँ पे भी वाई लिखा जाता है ना वर्टिकल कंपोनेंट, वहां पे साइन थीटा लिख दिया जाता है। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, इसलिए आप क्या करते हो, ओपी इज इक्वल टू लाइन, फोर्स का मोमेंट आर्म नहीं होगा, मतलब अगर दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं है तो वो मोमेंट आर्म नहीं है। तो उस केस के लिए क्या करोगे, हम फोर्सेस का वो जुज़ मालूम करेंगे जो ओ पी के अमूद हो, कि मैं यहाँ से फोर्स से एक सीधी लाइन खींचूंगी। अब ये लाइन जो है इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, इसको क्या करें, यही डिस्टेंस इस पॉइंट पे वर्टिकल में ड्रॉ कर लें, मतलब इतनी ही लेंथ की एक वर्टिकल लाइन लगा लें, एक अमूद लगा लें। अब इसके दरमियान 90 डिग्री है तो मेरा मतलब है कि फोर्स का वाई कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे टॉर्क देगा। कहते हैं एक तरीका तो ये था कि मैंने फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। कहते हैं इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप फोर्स को ना करो, जो डिस्टेंस है उसको कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इनिशियल सिचुएशन थी कि आपके पास ये डिस्टेंस, ये पॉइंट था जिसके अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन था, मतलब ऑब्जेक्ट ने मूव करना था, ये पॉइंट था जहाँ पे किसी एंगल फोर्स के साथ एफ थी। आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं था इस लाइन के दरमियान और फोर्स के साथ। आप फोर्स को अब रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे, आप डिस्टेंस को इसको रिजॉल्व करना चाह रहे हो, तो कहते हैं आप क्या करो, इस फोर्स की बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करो। इस फोर्स को आपने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए ड्रॉ कर दिया, पीछे की तरफ इसकी लाइन लगा दी, एक स्ट्रेट लाइन। अब जहां से डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा था ना वहां से एक सीधी लाइन खींचो इस फोर्स की लाइन के ऊपर। अब ये डिस्टेंस आप लेंगे, अब फोर्स और डिस्टेंस की लाइन के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये जो डिस्टेंस की ये वाली लाइन है ना, ये डिस्टेंस का परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर आ रही है ना, तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है। और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब होता है वाई कंपोनेंट, आर वाई है ये। और जहां पे भी वाई होता है वहां पे आप क्या लिखते हो, साइन थीटा लिखते हो। तो यहाँ पे इसके साथ हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा। परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, वो हमारे पास क्या होती है, साइन थीटा होती है। मजीद नेक्स्ट लेक्चर में ना इस टॉपिक के, इस चैप्टर के, हम लोग ये सीखेंगे प्रॉपर कि वाई कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वाई कंपोनेंट होता है क्या, एक्स कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, तो डिटेल वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ या तो फोर्स के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना, मतलब फोर्स का हमने वो जुज लेना है, वो हिस्सा लेना है, ये फोर्स है तो इसको हिस्से में डिवाइड करना है, या वो हिस्सा लेना है जो
डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो, या फिर आप डिस्टेंस को ही वो हिस्सा लेंगे जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो, मतलब फोर्स की एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लें और डिस्टेंस का वो पॉइंट ले लें जो उसके परपेंडिकुलर हो, वो जुज लें। कहते हैं इसीलिए इसके लिए हम किसी फोर्स या वेक्टर के अमुदी एग्जाम मालूम करने का तरीका जानना पड़ेगा। कहते हैं ये जो हमने बात की है ना कि फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, डिस्टेंस को, तो इसका हमें प्रॉपर तरीका पढ़ना पड़ेगा जो आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना, दोबारा इसके ऊपर वापस आएंगे, ठीक है, तो क्लैरिटी थोड़ी और आ जाएगी। आगे हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कपल। कपल का मतलब होता है जहां पे एक से ज्यादा हो, दो लोग हो, ठीक है। हम लोग यूजुअली दो लड़का लड़की जा रहे हो तो हम कहते हैं एक तो इनका जेंडर चेंज है, दूसरा ये दो लोग हैं तो यार ये कपल होगा। तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं। कहते हैं कपल हमारे पास क्या है, एक खास किस्म का टार्क है। टार्क की ही एक एग्जाम्पल है, टॉर्क की ही एग्जाम्पल है, जिसमें दो फोर्सेस होती हैं लेकिन उनकी सिमत मुख्तलिफ होती है। बराबर फोर्सेस होती हैं लेकिन उनकी सिमत मुख्तलिफ होती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी लड़का और लड़की की, दोनों का जेंडर मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं लेकिन दोनों की सिमत मुख्तलिफ है। एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, एक अगर ऊपर की तरफ लग रही है, दोनों की फोर्सेस मुख्तलिफ है, डायरेक्शन सिमत मुख्तलिफ है, लेकिन अगर मिकदार बराबर है तो इसको हम कहते हैं ये आप क्या है, हमारे पास कपल है। कहते हैं मिसाल के तौर पर पानी की टूटी खोलते हैं, ताले में चाबी घुमाते हैं, किसी जार का ढक्कन खोलते हैं या मोटर के स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, तो हम बराबर मुखालिफ सिमतों में फोर्स लगा रहे होते हैं। इस तरीके से पैदा किया गया टार्क क्या कहलाता है, कपल कहलाता है, ठीक है। कहते हैं इसके एग्जाम्पल अगर आपको बताऊँ, ये जैसे देखें गाड़ी है, इसका स्टीयरिंग व्हील है। जब आप इसको घुमाते हो तो एक हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होते हो, एक हाथ से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, इक्वल मैग्नीट्यूड में, दोनों की मिकदार सेम होती है, ठीक है। अब दोनों ऑपोजिट हैं, तो जब ये स्टीयरिंग व्हील इस सेंटर के इर्द घूमेगा तो आपके पास, हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कपल होगा। और कपल की यहाँ पे ये डेफिनेशन भी उसने दी हुई है, जब दो बराबर और मुखालिफ सिमतों में पैरेलल फोर्सेस लगती हैं तो उसको कपल कहते हैं या वो कपल बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा वो टूटी की भी एग्जांपल देते हैं कि जब आप टैब खोलते हो तब भी यही होता है कि आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे एक हाथ से आगे की तरफ और दूसरी साइड से फिंगर से पीछे की तरफ। तो ये डिफरेंट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा ताले में जब चाबी घुमाते हो, एक साइड से उसको आगे की तरफ कर रहे हो तो दूसरी साइड से उसको पीछे की तरफ कर रहे हो। तो ढक्कन जब किसी बोतल का या जार का खोलते हो तो ये सारी कपल है, ठीक है। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में था जिसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जैसे आपके पास सबसे पहले ठोस जिस्म किसको कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहते हैं, फोर्स का घुमाना किन दो चीजों के ऊपर कह लें कि उसका इन्हिसार होता है, फोर्स के अमल करने की लाइन किसको कहते हैं, मोमेंट आर्म किसको कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स किसको कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर डिटेल लिखें, तफसील से नोट लिखें, यहाँ से लेके फिर ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। सम टाइम लोग इस पोर्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं है, मतलब वो अमूद पे नहीं है, फिर क्या करोगे, फिर या तो आप फोर्स के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे या फिर डिस्टेंस के। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, कहते हैं ये जो इस तरह से हम कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर रहे हैं इसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, लेकिन ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दोबारा इसको एक दफा देख लेंगे। और ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है कपल, ठीक है। तो इस सारे टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहे हैं। अब जरा इसको एक्सरसाइज पे लेके चलते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरह से पूछे हुए हैं वो देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमने देखा था लाइक और अनलाइक फोर्सेस। ये अमूदी अज्जा क्या होते हैं, ये वही रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हैं जो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। किसी फोर्स के अमल करने की लाइन क्या होती है, ये आज की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, मैंने आपको हाईलाइट करवाई है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क बेसिकली वो क्या होता है, साबित करेंगे। ये जो एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। आप डायग्राम की मदद से जाहिर करेंगे हासिल फोर्स सिफर है लेकिन टॉर्क सिफर नहीं है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिखाई स्टीयरिंग व्हील की, उसमें क्या है, दो फोर्सेस लग रही है, इक्वल और ऑपोजिट है, एक ऊपर लग रही थी एक नीचे, वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती है, टोटल फोर्स 0 होती है, लेकिन टॉर्क स्टीयरिंग व्हील तो घूम ही रहा होता है। तो अगर इसका आंसर एग्जैक्ट देखें वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, एक डायग्राम जिसमें बतानी है, ये दो फोर्सेस लग रही है सेंटर के नजदीक, एक फोर्स ऊपर लग रही है एक नीचे लग रही है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रही है। नेट फोर्स कोई नहीं है, जितनी ऊपर लग रही है उतनी नीचे लग रही है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रही है, लेकिन इनकी वजह से रोटेशन जरूर प्रोड्यूस हो रही है, ये ऑब्जेक्ट मूव जरूर करेगा, ठीक है।
ये हमारे पास किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तो। इसके एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील की माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल तो कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस। लॉन्ग क्वेश्चन टार्क वाला एज अ लॉन्ग बन रहा है बच्चे, ये वाला जो है ना एज अ लॉन्ग भी पूछा जाता है, ये वाला पार्ट। स्किल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।